भाई एक बार ना कपड़ों की वैरायटी खत्म हो सकती है, लेकिन HP विक्टस की ना भाई ना, ये नहीं खत्म होएगी। तो आज अपने पास i7 13 जनरेशन RTX 5050 वाला विक्टस, जिसके अभी रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए मेरे को, क्योंकि काफी ज्यादा सस्ता हो गया था भाई सेल के अंदर, तो तब तो जुगाड़ नहीं कर पाए, लेकिन अब कर दिया है। तो भाई अब देख लो रिव्यू, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो कुछ ऐसा अपना बॉक्स बिल्कुल पहले जैसे, इसमें कुछ नया नहीं है, तो हम अनबॉक्सिंग नहीं कर रहे। बट अगर तुम्हारा अनबॉक्सिंग देखने का इंटरेस्ट है तो एक HP विक्टस की वीडियो यहाँ पर टैग कर दूंगा, उसको देखना तो मजा आ जाएगा भाई। सब सिनेमैटिक एकदम माहौल बना देंगे। तो मेनली तो हमारा लैपटॉप निकलता है बॉक्स के अंदर से, और ये मेन सामान अपनी पावर कोड, ऐसे 3 पिन वाली पावर कोड है जैसी जनरली पीसी के अंदर लगती है। यहाँ से भी अपना नॉर्मल वाला 3 पिन सॉकेट है, पावर प्लग नहीं है, नॉर्मल प्लग है। और हाँ, इस बार ये वाली केबल का डिजाइन थोड़ा सा यूनिक कर दिया गया है, जिससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। देन आता है भाई अपना पावर अडेप्टर, और काफी बड़ा पावर अडेप्टर है, HP की ब्रांडिंग है यहाँ पे। एंड इसके साथ 200 वॉट्स का पावर अडेप्टर आता है, तो पावर अच्छी खासी दे रखी है लैपटॉप में। अब विक्टस की हमेशा से सेम कहानी रही है, तो इस वीडियो के अंदर डिजाइन, पोर्ट्स, बिल्ड क्वालिटी, वेब कैमरा, कीबोर्ड, ट्रैक पैड, स्पीकर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो सारी चीजें हैं जो हम हर वीडियो में कवर करते हैं, इस वीडियो में शॉर्ट में कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है भाई। बट अगर तुम्हें डिटेल में जानकारी लेने की चुल है तो हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हो। विक्टस पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, और कोई भी वीडियो देखनी हो ना तो चैनल पे जाके सर्च करके ऐसे कीबोर्ड का इस्तेमाल करके नाम लिख दिया करो, तुम्हें मिल जाएगा। वरना YouTube के सर्च बटन में चैनल का नाम लिख दिया करो, लैपटॉप के आगे तुम्हें रिव्यूज मिल जाएंगे भाई के। इसी बात पे एक सब्सक्राइब भी ठोक दो बेल आइकन के साथ, वो जरूरी है, उसके बिना हमें मजा नहीं आएगा। देखो तो टॉप लिड बिल्कुल सेम है जैसी हमारी पहले से आती है। यहाँ पर बढ़िया सी मिरर फिनिश वाली विक्टस का लोगो है, यहाँ भी विक्टस लिखा हुआ है, और पीछे की तरफ हमारे कुछ वेंट्स मिलते हैं बढ़िया से, खुले तो नहीं है वैसे, ज्यादा डिजाइन है एक तरीके से। बाकी रबर ग्रिप्स की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है, एंड 2 डाउन फायरिंग स्पीकर भी हमें यहीं पे मिलते हैं। बाकी राइट साइड पर कुछ पोर्ट्स हैं, लेफ्ट साइड पर भी पोर्ट्स हैं, और ये रही अपनी एग्जॉस्ट वेंट्स। तो वही बॉक्सी डिजाइन है जैसा हमेशा से आया विक्टस में, इसमें कोई चेंज नहीं है। वन हैंड से भाई आराम से ओपन हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है, और अंदर से देख सकते हो इंटीरियर हमारा कैसा है, पहले जैसा है। बाकी डिस्प्ले भाई मैक्सिमम इतनी ही होती है, 160 डिग्री या 150 डिग्री के आसपास। बाकी एक चेंज तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि इस बार हमारे पास ब्लैक कलर है। पहले हम काफी ज्यादा ब्लू कलर के अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो इसके अंदर ना मेनली 3 कलर्स आते हैं, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, जिसमें से ब्लैक और ब्लू वाला ज्यादा पॉपुलर है, स्पेशली इंडिया में। मैंने व्हाइट अभी तक नहीं रिव्यू करा, और ना ही मुझे दिखा कहीं पे। तो अपना इंटीरियर बिल्कुल सिमिलर है भाई, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर तुम पुराने विक्टस फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि पहले बैंग एंड ओल्फसन के स्पीकर्स आते थे, यहाँ पर उसका लोगो होता था, लेकिन अब वो गायब हो गया। तो आई थिंक भाई ब्रांडिंग हटा दी गई है, बट स्पीकर्स की क्वालिटी में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे को तो खैर पता है ना पहले कैसे आते थे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा बड़ा चेंज है कि भाई जो अपना कीबोर्ड है वो अब RGB कीबोर्ड हो चुका है। पहले हमेशा एक सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड आता था, लेकिन इस बार सिंगल जोन RGB कीबोर्ड है, मतलब पूरे कीबोर्ड की एक ही कलर की RGB रहेगी। कोई मोड्स वगैरह हमें नहीं मिलते, और ना ही ये 4 जोन RGB कीबोर्ड है, तो ठीक है, काम चलाने के लिए सही है। कुछ तो सुनी HP ने। और RGB कस्टमाइज करनी हो तो ओमन गेमिंग हब इसके अंदर हमें मिलता है, उसके थ्रू जाके कर सकते हो। और अगर ओमन गेमिंग हब नहीं पता तो वो भी हमने पहले विक्टस की वीडियोस में बहुत बार कवर कर रखा है। ये बेसिकली परफॉर्मेंस वगैरह ट्वीक करने के लिए होता है, और कुछ सेटिंग्स वगैरह भी लैपटॉप में तुम्हें चेंज करनी हो तो गेमिंग लैपटॉप्स में होता है ये चीज। हर गेमिंग लैपटॉप में एक अपना सॉफ्टवेयर होता है, HP के अंदर ओमन गेमिंग हब मिलता है। तो परफॉर्मेंस मोड इसमें दे रखे हैं कंट्रोल करने के लिए, फैन स्पीड को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो, और RGB को भी कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन जो चीज एसेंशियल थी ना, मग स्विच, वो हमें नहीं दिया हुआ इस लैपटॉप में। मेरे को लगता है ये सारी चीजें ना धीरे धीरे HP ओमन वाली सीरीज के लिए भाई एक्सक्लूसिव करता जा रहा है। विक्टस को थोड़ा ऐसे कम रेंज का लाओ, इसे कम चीजें दो इसमें, जैसे एप्पल वाले करते हैं ना प्रो और नॉन प्रो मॉडल में, वैसे ही। और मेरे पास रिसेंटली कमेंट्स आ रहे थे इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर कि नई सीरीज जो विक्टस की आई है उसमें कुछ बिल्ड क्वालिटी में डिफरेंस है। नहीं भाई, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। वोल्डिंग भी देख सकते हो, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ है। हिंज की क्वालिटी भी पहले जैसी ही है। वैसे तो हिंज इसका मेरे को ठीक लगता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा आराम से प्यार से हैंडल करना, ज्यादा झटके मत मारना। बाकी फ्लेक्स भी जैसा नॉर्मल पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में होता है उतना ही हमें इस लैपटॉप में मिलता है, तो सेम बिल्ड क्वालिटी, कोई डिफरेंस नहीं। और एक बढ़िया मजेदार चीज तुम्हें बताता हूँ मैं, अगर तुम भाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के आसपास से देख रहे हो तो गाजियाबाद में अंबेडकर रोड पर HP का एक स्टोर है, वहां पे तुम विजिट कर सकते हो। और अगर तुम्हें कोई HP का लैपटॉप खरीदना है तो वहां बढ़िया से एक्सपीरियंस कर सकते हो और खरीद भी सकते हो। वहां पे HP का पूरा लाइनअप तुम्हें मिल जाएगा, गेमिंग, नॉन गेमिंग, प्रोफेशनल या फिर कैसा भी लैपटॉप अगर तुम्हें लेना हो तो वहां जा सकते हो। फाइनेंस की फैसिलिटी
फैसिलिटी भी अवेलेबल है, किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो। भाई का रेफरेंस दोगे थोड़ा बहुत फायदा भी जाएगा। या एड्रेस डिटेल्स वगैरह मैं सब चीजें डाल दूंगा, संपर्क करना चाहो तो कर लेना। एंड डिस्प्ले भी भाई बिल्कुल सेम टू सेम है, इसमें भी कोई इंक्रीमेंट नहीं है, वही 45% NTSC या फिर 62.5% sRGB कह सकते हो, एक ही बात है। वही वाली डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिलती है और 15.6 इंचेस का इसका डिस्प्ले साइज है। 1080p FHD वाली डिस्प्ले है। बाकी स्पेसिफिकेशन वीडियो को पॉज करके सारी देख सकते हो डिस्प्ले की। रिफ्रेश रेट तुम्हें सही मिलेगा 144 हर्ट्ज का गेमिंग के हिसाब से, जो कि ठीक है। पर मेरे को ये एक्सपेक्टेड था कि भाई जिस प्राइस पे आया है ना, उस प्राइस पे एटलीस्ट 100% sRGB अब विक्टस में दे देनी चाहिए थी, एटलीस्ट 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स के साथ। मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड था बट नहीं दिया। अगेन ये भी ऐसा लग रहा है मुझे कि ओमन के लिए एक्सक्लूसिव रखा हुआ है HP वालों ने। बाकी बैटरी इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी मिलती है हमें। 70 वॉट आवर्स की बैटरी इस लैपटॉप में आती है, जो कि ऑलमोस्ट अच्छा खासा बैकअप निकाल देगी। अगर तुम नॉर्मल ऐसे रिफ्रेश रेट कम कर दो, ब्राइटनेस कम कर दो, बैकलाइट बंद कर दो, मतलब बिल्कुल एकदम बैटरी सेवर वगैरह सब चला दोगे, तो ये लैपटॉप अराउंड 3 आवर्स का बैकअप तुम्हें दे देगा। अब उससे ज्यादा हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसमें मग स्विच नहीं है, तो iGPU पे स्विच नहीं हो पाएगा। तो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें चलता ही रहेगा बैकग्राउंड में। अब वो जब तक चलता रहेगा पावर खाता रहेगा, तो बैटरी बैकअप ज्यादा नहीं दे पाएगा ये लैपटॉप। जो लोग पुराने जुड़े उन्हें सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर तुम नहीं जुड़े हो तो जुड़ो भाई सब्सक्राइब करके, ऐसी लैपटॉप का बढ़िया ज्ञान देते रहते हैं हम। बाकी AI का जमाना चल रहा है, तो इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो मेनली वर्कलोड हैंडल करेगा AI वाले सारे। तो CPU पर ऐसा कुछ दबाव नहीं है क्योंकि भाई एनवीडिया का साथ है ना हमारे पास। बाकी फीचर्स की बात करें तो इसमें नॉर्मल वाले फीचर्स तो हमें मिलते ही हैं, जो ऑलमोस्ट विंडोज 11 के हर लैपटॉप में अवेलेबल है। लाइक कोपायलट इसके अंदर हमें मिलता है। लाइव कैप्शंस का भी सपोर्ट है, अगर सबटाइटल्स वगैरह बनाने हो तुम्हें, मतलब यूज करने हो अलग अलग लैंग्वेजेस का कंटेंट कंज्यूम करते वक्त। पेंट वाली ऐप के अंदर भी हमें कोपायलट मिलता है, जिससे अगर तुम कलाकारी वगैरह करते हो तो बैकग्राउंड वगैरह इरेज करने में या फिर कुछ और अलग अलग चीजें करने के लिए वो काम आएगा। एंड वेबकैम भी वही सिमिलर है पहले जैसा ही, 720p वाला हमें इसके अंदर मिलता है। इसको भी अभी तक 1080p नहीं किया है HP ने। बाकी क्वालिटी देख लो वेब कैमरा कैसी है। माइक भी इसी का यूज हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि चल जाएगा काम है। चलो इसी बात पे फिर लाइक मार दो यार, हाइप भी कर दिया करो यार वीडियो को। आया तो है नया फीचर यार यूट्यूब पे, उससे ना रीच वीच बढ़ जाती है, मैंने सुना है। तो एक बार करके देखो, देखेंगे अगली वीडियो में बताएंगे तुम्हें बढ़िया नहीं, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। बहुत हो गई इधर उधर की बातें, स्पेसिफिकेशन देखो भाई वीडियो को पॉज करके, ये है मेन चीज हमारी। अब जिसमें SSD में मिलती है ना, पहले उसकी रीड एंड राइट स्पीड देखो, Gen 4 वाली SSD है, उस हिसाब से देख लो कैसी है स्पीड्स। अब इसको अगर तुम अपग्रेड करना चाहते हो तो कोई मेंशन नहीं है इन्फॉर्मेशन की कर सकते हो या नहीं। भाई देखो 1 TB की इसमें डली हुई है ऑलरेडी, अगर तुम इसको हटा के 2 TB डालना चाहो तो मेरे हिसाब से हो जानी चाहिए, बट ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि होगी या फिर नहीं। और कोई एक्स्ट्रा स्लॉट है या नहीं उसके बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक HP ने नहीं दी हुई है, तो जहां से तुम खरीदो ना एक बार वहां से कंफर्म कर लेना। बाकी रैम की बात करें तो वो इस वाले लैपटॉप में हमें सिंगल चैनल 24 GB मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज है। तो अगर फ्यूचर में अपग्रेड करना हो दूसरे स्लॉट में भी 24 GB लगा के 48 GB तक तो ये भाई मिनिमम जाएगा ही, क्योंकि अब एक स्लॉट में अगर 24 है तो दूसरे में भी पक्का चल जाएगी, तो बढ़िया है। 48 GB तक तो एक्सपेंड हो ही जाएगी। और हाँ, रैम हमारी लैपटॉप के अंदर 5200 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड दिखा रहा है, बट वेबसाइट पे 5600 मेंशन है। तो ये भाई मेरे को लग रहा है वेबसाइट पे कहीं ना कहीं करेक्शन है, क्योंकि मॉडल नंबर बिल्कुल सेम है भाई। मैंने जो मॉडल नंबर वेबसाइट पे देखा वही हम रिव्यू कर रहे हैं, 2309TX। और जो अपना ग्राफिक कार्ड है वो 80 वॉट्स की TGB के साथ आता है, जो कि ऑब्वियसली फुल फ्लेजेड तो नहीं है। 50 सीरीज इस बार 115 वॉट्स पे लोक्ड है, लेकिन ये 80 वॉट्स है, तो थोड़ा सा कम ही पावर है इसकी ग्राफिक कार्ड की। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने इसमें कुछ बेंचमार्क टेस्ट रन करे थे। पहले CPU वाले देख लो, Geekbench 6 का स्कोर देख सकते हो अपने सामने, सिंगल कोर मल्टी कोर का। Cinebench R23 का स्कोर भी देख लो, Cinebench 2024 के अंदर कुछ ऐसा स्कोर आया था। क्रॉसमार्क का स्कोर भी देख लो भाई, और CPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क किया था तो उसका भी स्कोर देख सकते हो। अब आते हैं GPU पे, तो हमने GPU वाला Geekbench AI बेंचमार्क किया था, जिससे कि तुम AI परफॉर्मेंस ग्राफिक कार्ड की कंपेयर कर पाओ। काफी तगड़ा स्कोर है। Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी देख सकते हो, ये भी GPU के लिए होता है। 3D Mark TimeSpy का स्कोर भी देख सकते हो, VR Mark का स्कोर भी देख सकते हो अपने सामने, काफी अच्छा निकल के आया। और GPU वाला ब्लेंडर बेंचमार्क भी किया था तो उसका स्कोर भी देख सकते हो। स्कोर्स के हिसाब से डिसेंट लेवल की परफॉर्मेंस है, मतलब जैसी होनी चाहिए वैसी आ रही है हमारे पास, तो ये तो वेरीफाई हो गया। बाकी अगर तुम्हें स्कोर समझ नहीं आ रहे तो हम प्रैक्टिकली बता देते हैं। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो ब्राउजिंग, मल्टीटास्किंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, कोई भी हाई लेवल का काम करना हो, या इवन अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना हो, वो सारे काम तो भाई बहुत आराम से इसमें हो जाएंगे। प्लस कोडिंग में जो हाई लेवल का प्रोग्रामिंग वाला लोग काम करते हैं ना, जैसे कि एंड्रॉइड सिमुलेशन वगैरह रन करना, कोई मॉडल चलाना, भाई वो सब
तब ये आराम से कर लेगा, क्योंकि जीपीयू अच्छा है और उन सब कामों के लिए जीपीयू कहीं ना कहीं यूज होता है, तो ये संभाल लेगा। सीपीयू तो है ही अच्छा। बाकी प्रोडक्टिविटी अगर करते हो लाइक फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग वगैरह, इवन म्यूजिक प्रोडक्शन भी इसमें आराम से बढ़िया लेवल का हो जाता है। फोटोशॉप वगैरह हमने यूज किया, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, थंबनेल्स तो हम बनाते हैं तो वो बढ़िया चल रहा था। बाकी वीडियो एडिटिंग 4K लेवल तक ये बढ़िया करा देगा। अगर 4K में तुम्हें अच्छी खासी एडिटिंग करनी है तो भी हो जाएगी इसमें, लाइक 4 to 5 लेयर्स तक की 4K एडिटिंग बढ़िया संभाल सकता है ये। मतलब हैवी प्रोजेक्ट्स का मेरा मतलब है कि अच्छे से हो जाएगा। और रील्स या शॉर्ट्स अगर एडिट करते हो तो वो तो हो ही जाएंगे बढ़िया। इसके अलावा अगर आफ्टर इफेक्ट्स भी यूज करना चाहते हो तो 4K के अंदर मैं इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आफ्टर इफेक्ट्स को। मतलब कर सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मीडियम लेवल तक हो जाएगा। बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल पे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं भाई फिर ये ग्राफिक कार्ड तुम्हें कम पड़ जाए, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स बहुत हैवी होता है। बट 1080p में तुम्हें कहीं ना कहीं हाई लेवल तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस लैपटॉप के अंदर, उतना केपेबल ही है। बट स्टिल एक चीज है, कलर ग्रेडिंग या फिर कलर एक्यूरेसी वाले काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिस्प्ले कलर एक्यूरेट नहीं है। अगर एक्सटर्नल मॉनिटर खरीद लोगे तो फिर वो चीजें भी कर सकते हो। हमने मॉनिटर्स के भी बहुत सारे रिव्यू बना रखे हैं, तो एक बार चेकआउट मारना। अभी रिसेंटली तो हमने एक ओलेड मॉनिटर भी किया था, बहुत ही बढ़िया था, लीजियन का, देखना उसे भी। एंड सिमिलरली अगर ग्राफिक ओरिएंटेड काम करने हैं लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, आर्किटेक्चर, ब्लेंडर, कोई भी मतलब गेम डेवलपमेंट वगैरह करनी है तो वो सब ये बढ़िया संभाल सकता है। लाइक अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो और ये सारे काम तुम्हें सीखने हैं तो बिगिनर लेवल के लिए बहुत ही सही है भाई, उतना आराम से काम कराएगा ये बढ़िया। एंड मॉडरेट लेवल सीखने के बाद जो तुम चीजें एग्जीक्यूट करोगे तब भी तुम आराम से इसे यूज कर सकते हो। बट अगर तुम ऑलरेडी एक प्रोफेशनल बंदे बन चुके हो तो मैं कहूंगा कि थोड़ा और हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स को चूज करो, लाइक 5060, 5070, 5080 तक जाना पड़ेगा भाई तुम्हें, या फिर सबसे बेस्ट है पीसी बिल्ड कर लो, क्योंकि वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट भी रहेगा। पर हाँ, अगर पोर्टेबिलिटी चाहिए तो फिर कहीं ना कहीं लैपटॉप जरूरी हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा थोड़ा और हैवी ग्राफिक कार्ड चूज करना अगर प्रोफेशनल ऑलरेडी बन चुके हो। प्रोफेशनल बनने तक तुम्हारी हेल्प करा देगा, उतना ग्राफिक कार्ड इसका केपेबल है। बाकी अपने गेमर्स को हम कैसे बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए डेडिकेटेडली बहुत अच्छे खासे गेम टेस्ट करे हैं, तो एक बार अच्छे से देख लो और बिना स्किप किए देखा करो गेम टेस्ट। भाई बहुत डिटेल में बनाते हैं मेहनत के साथ। तो पहले हम CS2 टेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वेरी हाई प्रीसेट रखा था हमने, और यहाँ पर FPS देख सकते हो भाई काफी ज्यादा बढ़िया निकल के आ रहे हैं। मतलब ग्राफिक इंटेंसिव गेम बन चुका है, तो उस हिसाब से मेरे को ठीक लगे। FPS 140, 150 के आसपास हमारे पास आ रहे हैं। अगेन वही है कि भाई 200 भी आ सकते थे अगर TGB ज्यादा होती, क्योंकि 70 वोट्स तक का ही हमारा ग्राफिक कार्ड कंज्यूम हो रहा था इस वाले गेम में। बाकी टेम्परेचर 75 to 80 डिग्री तक मेंटेन हो रहे थे। देन हमने टेस्ट किया GTA 5 मैक्सिमम रे ट्रेसिंग वाला प्रीसेट रखा था इसके अंदर हमने, और हाँ सारे ही गेम्स 1080p पे टेस्ट हुए थे, तो उसमें रिजोल्यूशन में कोई डाउट मत रखना। एंड यहाँ पर हमारे पास 65 के आसपास FPS मेंटेन हो रहे थे और 80 वोट्स तक मैक्सिमम TGB गई थी, तो मतलब पूरा कंज्यूम तो भाई GPU अपनी तरफ से बेस्ट हो रहा था। एंड बाकी टेम्परेचर 75-80 डिग्री के आसपास मेंटेन थे, 75 से ज्यादा वैसे नहीं गए हैं जनरली जितनी भी देर मैंने इसको गेम खेला। एंड स्टेबल थे, कोई फ्रेम गिरावट नहीं थी भाई, और कोई दिक्कत मुझे सच नहीं लगी। देन वैलोरेंट टेस्ट किया हमने, हाई प्रीसेट था ये भी ऑब्वियसली भाई, जो रखना है हमें। बाकी यहाँ पर देख सकते हो कि CPU की परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि ये CPU इंटेंसिव गेम है, तो यहाँ पर हमारी CPU की वोल्टेज भी 40 वोट्स तक मैक्सिमम पुश हुई है। बाकी FPS हमारे पास 240-250 के आसपास आ रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और GPU तो बहुत ही कम यूज हो रहा था इस गेम में, 50 वोट्स मैक्सिमम हिट हुआ था, क्योंकि ज्यादा इंटेंसिव नहीं है ना। प्लस टेम्परेचर हमारे 60 डिग्री के आसपास मेंटेन थे, तो थर्मल्स अच्छा काम कर रहे थे, डिस्पाइट की भाई 29 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर चल रहा था हमारा। देन हमने खेला हॉगवर्ट्स लेगेसी एंड अल्ट्रा प्रीसेट था भाई, और यहाँ पर देख सकते हो साइड बाय साइड जब DLSS फ्रेम जनरेशन को ऑन करते हैं 2x वाली फ्रेम जनरेशन को, तो कितना डिफरेंस आता है भाई, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं यार। FPS 40-50 से डायरेक्ट 90 के आसपास हमारे FPS पहुंच गए, और टेम्परेचर दोनों तरफ मेंटेन थे, 70 के आसपास हमारी वोल्टेज यूज हो रही थी। बाकी 4x वाला फ्रेम जनरेशन यूज किया तो फिर 150-160 तक FPS हमारे पहुंच गए थे। असासिन्स क्रीड शैडोज हमने अल्ट्रा हाई प्रीसेट पे टेस्ट किया था, और रे ट्रेसिंग भी हाई पे थी भाई। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास 30-40 FPS है साइड बाय साइड, और DLSS फ्रेम जनरेशन जब साइड में ऑन कर रखा है तो उसके साथ भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट डबल FPS हमारे हो जाते हैं, तो अच्छा से काम करता है भाई वो भी इस वाले ग्राफिक कार्ड के साथ। 50 सीरीज के अंदर भाई तुम्हें फायदा तो काफी मिलने वाला है फ्रेम जनरेशन का। देन हमने एलन वेक 2 टेस्ट किया, एंड यहाँ पर देख सकते हो साइड बाय साइड कैसी परफॉर्मेंस है। प्रीसेट भाई बिल्कुल हाई वाला था हमारा, एंड DLSS फ्रेम जनरेशन 2x करने के बाद काफी अच्छे खासे FPS बूस्ट हो गए थे हमारे, और GPU की वोल्टेज भाई 75-77 वोट्स, मतलब पूरी ऑलमोस्ट ग्राफिक कार्ड हमारा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि 80 वोट्स की तो TGP इसकी है ही। बाकी हाँ, मल्टी फ्रेम जनरेशन के फायदे तो हैं भाई। अब देखो 4x जैसे ही हमने फ्रेम जनरेशन किया तो कैसे 150 तक हमारे FPS पहुंच गए, जबकि इतने हाई प्रीसेट पे हम खेल रहे हैं। पर फिर भी हमारा पेट नहीं भरा, तो हमने रे ट्रेसिंग को ऑन कर दिया, और रे ट्रेसिंग के साथ भी DLSS फ्रेम जनरेशन देख सकते हो कि कैसा काम करता है। रे ट्रेसिंग पे भी गेम को प्लेबल बना देता है।
एंड 4x फ्रेम जनरेशन के बाद तो भाई रे ट्रेसिंग में भी 70-80 FPS निकल के आ गए। कितना हैवी गेम है और इतनी सही परफॉर्मेंस निकल के आई है। जीपीयू भाई पूरा कंज्यूम हो रहा था इस वाले गेम में, ये तो मानना पड़ेगा। और हाँ, टेम्परेचर्स मेंटेन थे भाई, फिर भी 70 डिग्री से ऊपर ज्यादा हमारे नहीं गए। ब्लैक मिथ वुकोंग टेस्ट किया भाई हमने, यहाँ पर देख सकते हो साइड बाय साइड DLSS फ्रेम जनरेशन लगा के कैसी परफॉर्मेंस आती है। अब ये इतना ज्यादा हैवी गेम है भाई, बिल्कुल एकदम 80 वॉट्स तक इसने अपनी जीपीयू को चूस लिया था TGP पूरी की पूरी, बट टेम्परेचर फिर भी 70 डिग्री के आसपास थे, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड फ्रेम जनरेशन DLSS तो तुम्हें दिख ही रहा है साइड बाय साइड, काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर देता है। 4x वाला लगाने के बाद देख सकते हो आराम से हमारे 90 to 100 FPS पहुंच जाते हैं भाई, जबकि इतना हैवी गेम है ये। देन हमने रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे कर दिया, और रे ट्रेसिंग वाली परफॉर्मेंस ही हमें मिल रही थी पहले, मतलब ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है बिना रे ट्रेसिंग के भी। अगर तुम देखो रॉ परफॉर्मेंस और DLSS फ्रेम जनरेशन के साथ 2x पे कर रखा है हमने। एंड जब 4x फ्रेम जनरेशन करी तो रे ट्रेसिंग पे भी तुम 100 FPS के मजे ले सकते हो, तो क्या चाहिए और बताओ। ये चीज ना 50 सीरीज को मतलब। देन हमने साइबरपंक टेस्ट किया अल्ट्रा प्रीसेट पे, एंड साइड बाय साइड देख सकते हो DLSS फ्रेम जनरेशन को जब 2x पे रखा तो कितना डिफरेंस आता है हमारे पास। काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आई है। थर्मल्स मेरे को अच्छे लगे भाई इस लैपटॉप के, किसी भी गेम में ज्यादा थ्रोटल नहीं किया, ज्यादा टेम्परेचर हमारे नहीं गए, एंड FPS वर कंसिस्टेंट, कहीं भी हमें ऐसे लैग नहीं मिला। बाकी 4x फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद तो भाई 200 प्लस FPS पहुंच जाते हैं साइबरपंक में, तो क्या ही बोले, फिर तो मजा ही दे देगा बिल्कुल ये तो मैं। इसके अलावा भाई रे ट्रेसिंग पर जब हम करते हैं तो FPS थोड़े से कम हो जाते हैं रॉ परफॉर्मेंस में, बट DLSS फ्रेम जनरेशन साइड बाय साइड देख सकते हो उसको बूस्ट कर देता है, फिर से भाई डबल कर देता है हमारे FPS। एंड 4x फ्रेम जनरेशन भी 130-140 FPS तक निकाल देते हैं विद रे ट्रेसिंग, जबकि अल्ट्रा प्रीसेट चल रहा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भाई सारे गेम्स में काफी कंसिस्टेंट और बढ़िया निकल के आई है इस लैपटॉप में, ये तो मानना पड़ेगा। गेमिंग के हिसाब से सही लगा मेरे को। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी इस लैपटॉप का प्राइस चल रहा है अराउंड 95,000 से लेके 1 लाख तक। अब इस प्राइस के अंदर ना मेरे को परफॉर्मेंस, लुक्स, डिजाइन वाइज कोई भी दिक्कत फेस नहीं हुई, मतलब उन सब चीजों में तो मैं फिर भी भाई बढ़िया इसको बता सकता हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। बट 2-3 चीजें ऐसी है जो इस प्राइस में मेरे ख्याल से होनी चाहिए थी इस लैपटॉप में, जैसे कि डिस्प्ले अगर 100% sRGB होती तो बहुत सही हो जाता काम, फिर कोई मॉनिटर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती भाई, क्योंकि इस लैपटॉप को प्रोडक्टिविटी वाले लोग भी लेना प्रेफर करेंगे। ये तो मैं सारे ब्रांड्स के लिए कहना चाहूंगा कि भाई अब 1 लाख तक क्या मतलब 80,000 तक भी कर दो, क्योंकि अब 60-70,000 में भी 100% sRGB के कई लैपटॉप्स आने वाले हैं और आ चुके हैं, मार्केट में ऑलरेडी मिल रहे हैं। जैसे कि भाई अपना Lenovo Look, MSI Katana, टफ के भी कुछ वेरिएंट्स के अंदर 100% sRGB मिलती है हमें। और अभी रिसेंटली मैंने नाइट्रो का रिव्यू किया था, सेम प्रोसेसर सेम GPU था उसके अंदर भी, और उसमें भी सेम भाई मक स्विच और डिस्प्ले की दिक्कत, वो दोनों फीचर गायब है। सेम यही लैपटॉप है, तो मतलब विक्टस ले लो या नाइट्रो ले लो भाई बिल्कुल सेम है। इनके अंदर ग्राफिक कार्ड भी ऑलमोस्ट सेम DGB का, बस इसके अंदर 80 वोट्स है, उसमें 75 वोट्स है। 5 वोट्स से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं परफॉर्मेंस में, तो सेम ही मान के चलो। उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है, 5-7 हजार रुपए ऐसे चलता रहता है ऊपर नीचे। तो इन दोनों के कॉम्पिटिशन में भाई Lenovo का Look आ जाता है, वो भी 50-50 ग्राफिक कार्ड के साथ, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही है सारी चीजें उसमें, बट उसमें तुम्हें मक स्विच भी मिल जाता है और 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाती है, तो बहुत ही ज्यादा विन विन सिचुएशन हो जाती है एक लैपटॉप की साइड। तो मैं कंपनीज से कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा ऐसे फोकस करो मार्केट में, ताकि अच्छा ऐसे एनवायरनमेंट बन पाए। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी भाई अपना ओपिनियन तुम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, मैं सुनना चाहूंगा क्या थॉट्स है तुम्हारे। अगर ये दोनों पॉइंट्स तुम्हारे लिए इतना मैटर नहीं करते देन तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी तरफ जा सकते हो, या फिर नाइट्रो को भी चूज कर सकते हो, उसका रिव्यू चेक कर लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कंपेयर मार लेना भाई बढ़िया से। बाकी अगर इस लैपटॉप को बाय करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना, और मजा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर सारी चीजें कर देना भाई। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।